सबके सब बच्चे मेरे को ना चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, सो दैट आई कैन सी कि कौन बच्चा सही आंसर कर रहा है और कौन गलत कर रहा है। वेक्टर, ओके, वेक्टर की प्रॉपर्टीज बताओ अर्शिता। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर? मैम ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है और सेलेक्टेबल मार्कर होता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैम क्लोनिंग साइट भी प्रोवाइड करता है वेक्टर। एग्जैक्टली, तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज ORI, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन साइट होनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी, उसके पास एक सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए सो दैट वी कैन पिक between recombinant and non-recombinant and non-transformant. The third one property is it should have a cloning site or a recognition site. एक ही वेक्टर के पास there are so many restriction site, बहुत सारे restriction site होने चाहिए अलग अलग restriction enzymes के लिए, but एक restriction enzyme की एक साइट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। Go on question number second. The cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of restriction enzymes. Restriction enzymes, exactly, very good. तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हुआ हमारा सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग। रॉन्ग मैचिंग का कौन सा केस हो सकता है यहाँ पे? मैम बी, वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। गुड इवनिंग हिमा, कल क्लास में क्यों नहीं आए थे? रॉन्ग मैचिंग, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, दो डाइवर्स सेल का, दो अलग अलग सेल्स को फ्यूज कराना। वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस। माइक्रो प्रोपगेशन, इन वाइट्रो प्रोडक्शन करना लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का। कैलस का मतलब एक अनऑर्गेनाइज मास होता है सेल का। या तो हमारा रॉन्ग मैच कौन सा है? बी रॉन्ग मैच है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, स्किप कैसे हो गई क्लास? भी ऐसे क्लास स्किप करोगे तो कितने टॉपिक्स आप मिस कर जाओगे ऐसे। क्लास नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। क्वेश्चन 4 करो, 5th करो, 6th करो और 7th करो। Which of the following technique made it possible to genetically engineer living organisms? लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर बनाने के लिए कौन सी टेक्निक ने हमें हेल्प किया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। Which of the following are used in gene cloning? Plasmids. Plasmids. Very good. Next, manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to the discovery of DNA को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे चाहें वैसे। किसकी हेल्प से? Restriction endonuclease। मैम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से कट करता है। क्वेश्चन 7, द बैक्टीरिया जनरली यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसेंस, एग्जैक्टली। तो ये हुआ हमारा 7 क्वेश्चन। तो 7 के 7 क्वेश्चन में आई गेस कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 9 देखो, 10 देखो। Which of the following is related to genetic engineering? जेनेटिक इंजीनियरिंग प्लाज्मिड इजी है। देखो 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। आई गेस तब तो आप लोग बॉर्न भी नहीं हुए होंगे। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9, genetic engineering is possible because Restriction endonuclease purified from bacteria can be used in vitro. we can cut DNA at specific site by endonuclease like DNAs. DNAs क्या कहता है? मैम ऑप्शन नहीं होगा ना? देखो ना, DNAs like DNAs क्या कहता है? जिसको डाइजेस्ट कर जाता है, इसको कट नहीं करता स्पेसिफिक साइट से। मैम बी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्योरिफाइड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हमने प्योरिफाई किया है एंड वो हमारे
उनको हम लैब में भी यूज कर सकते हैं। हमें जरूरत नहीं है कि हम बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ही डीएनए डालें, वहीं पे उसको कट कराएं। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को वहां से आइसोलेट करके इन वाइट्रो भी यूज कर सकते हैं। द phenomenon of transduction in bacteria is well understood. ट्रांसडक्शन का मतलब क्या होता है, बताओ? What do you understand by transduction? मुझे बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल तो बैक्टीरिया के अंदर डाला था। हाँ, मतलब एक वायरस जब अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस को बोलता है ट्रांसडक्शन। जब हमारे बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बाय ट्रांसफरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारा ऑप्शन है इसमें, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी होगा। 10th क्वेश्चन पढ़ो। When scientists make an animal superior by view of genotype, introducing some foreign genes in it, it is called Genetic engineering. Genetic engineering. exactly. Next, question number 11. Which of the following organelles is related with genetic engineering? में कौन सी organelle related होती है? Plasmids. तो देखो, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस। अब आता है टूल्स से रिगार्डिंग। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। Each restriction enzyme function by inspecting the length of a DNA sequence. एक डीएनए सीक्वेंस की लेंथ को इंस्पेक्ट करते हैं, फिर उसको ऊपर फंक्शन करते हैं। They cut the strand of DNA at palindromic sequence. They are useful in genetic engineering. Sticky ends can be joined by using DNA ligase. A होगा। वो पहले डीएनए की पूरी लेंथ को इंस्पेक्ट नहीं करते। अगर हम वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस यूज करेंगे तो डीएनए को एंड से कट कर देंगे। अगर हम वहाँ पे एंडोन्यूक्लियस, तो एक स्पेसिफिक पोजीशन जहां पे उनकी रिकॉग्नाइजेशन साइट होगी वहीं से उसको कट करेंगे। क्लियर? क्लियर है? यस मैम। क्वेश्चन 13 देखो। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। लाइगेज 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन कराता है। पॉलीमरेज डीएनए को ब्रेक कराएंगे फ्रेगमेंट्स में। न्यूक्लियस डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को सेपरेट करेंगे। स्पेसिफिक ऑप्शन ए। ऑप्शन है एग्जैक्टली। ऑप्शन बी, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? डीएनए की कॉपीज बनती है, डीएनए का पॉलीमराइजेशन होता है। न्यूक्लियस डीएनए को डाइजेस्ट कराता है ना, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट कराने का काम करता है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए को इंसर्ट करता है, एंड से कट करता है। एग्जैक्टली। तो हमारे क्वेश्चन मैम 12th क्वेश्चन बता दो। 12th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रिगार्ड्स टू रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है? ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। मतलब ये बोल रहा है कि डीएनए की पूरी सीक्वेंस को पहले वो इंस्पेक्ट करता है, इंस्पेक्ट करने का काम करता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पूरी डीएनए की सीक्वेंस को। सेकंड में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करता है एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से। ये हमारे यूजफुल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये स्टिकी एंड्स बनाते हैं, मतलब जब इनके स्टिकी एंड्स बनते हैं तो उन स्टिकी एंड्स को हम डीएनए लाइगेज की हेल्प से ज्वाइन करा सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्या पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ये हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन करते हैं किसका? डीएनए की लेंथ को इंस्पेक्ट करने का, डीएनए को कट करने का काम करता है ना ये तो। यस मैम। इंस्पेक्टिंग का नहीं करती, इसलिए तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 पढ़ो। 14, 15, 16 पढ़ो एंड देन 20, 21, 23 ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड ट्राई टू आंसर इन द चैट सेक्शन, ताकि जो बच्चे गलत कर रहे हैं उनका भी मेरे को पता चल जाए कौन गलत जा रहा है कौन सही। 14 द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो इक्वार1 की क्या बताई थी? गा टीटीसी। मैम दिख नहीं रहा बच्चों, क्वेश्चंस विजिबल नहीं है क्या क्लियरली या ब्लर है? विजिबल है मैम। एक सेकेंड में थोड़ा सा और जूम इन कर देती हूँ उनको।
देखो अभी क्लियरली विजिबल होंगे ना? आयुष सॉरी आकृति अभी विजिबल है? होली हो गए। चलो आप देखो 14 में GAATTC, तो GAATTC सीक्वेंस किसमें है? सी ऑप्शन में है ना 14 के? नहीं नहीं, GAATTC और ए ऑप्शन में है, राइट, ए ऑप्शन में। और पैलिंड्रोमिक भी ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट पढ़ो, राइट से लेफ्ट पढ़ो, दोनों साइड से सेम आनी चाहिए। 15 क्वेश्चन, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन अ वेक्टर। एक वेक्टर के अंदर लिंक डीएनए की कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल करता है? कितनी उसकी कॉपीज बनेंगी? मैम origin of replication. Origin of replication, exactly. क्योंकि जितनी ORI साइट होंगी उतनी ज्यादा उसकी कॉपीज बनेगी, तो एक पे एक ही ORI साइट होनी चाहिए। 16th पढ़ो, 17th पढ़ो। हम 16D 16 in gel electrophoresis 16 का B है। separated DNA fragments can be visualized with the help of इथीडियम ब्रोमाइड इन UV radiations, exactly. इथीडियम ब्रोमाइड हम डाई यूज करते हैं, और जेल कौन सा यूज करता है? Agarose gel. 17th वाला पढ़ो बच्चे। जितने भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा अपनी ना कमांड बना के चलो। कैसे? स्टेटमेंट पढ़ा, उसके सामने ट्रू फॉल्स ऐसे लिख के किया करो क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको पता भी नीट जो 2023 होने वाला है ना, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भर भर के आने वाले हैं। मैम 22 में भी तो आए थे बहुत स्टेटमेंट वाले। हाँ अभी इसीलिए तो ना, इसीलिए बोला जा रहा है कि 23 में इससे भी ज्यादा आने के चांसेस है, क्योंकि 21 में आप मान के चलो अराउंड थे 45% के आसपास थे स्टेटमेंट वाले 21 में, और 22 में ना अराउंड आपके 65 से 70% स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो इस बार एक्सपेक्टेशन है कि 80 से 85 जा सकता है। तो आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, बिकॉज आपको पता है देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, लेकिन उनको पढ़ने में टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है बस। और इसीलिए ना आपका जो बायो का पेपर आने लगा है ना, कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आने लगा है, क्योंकि उन्होंने बायो को एनसीईआरटी से बाहर ले जाने की बजाय उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बायो के क्वेश्चंस को लेंथी बना दिया, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर वो नहीं जा सकते। कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड रखा, लेकिन 17 का C होगा। 17 का सी देखो ना, following statement describe the characteristics of restriction endonuclease, identify the incorrect statement। incorrect आपको पिक करना है। पहला पढ़ो, the enzyme recognize a specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, तो true है, true लिखो इसके आगे। the enzyme cut DNA molecule at identified position within the DNA, ये भी हमारा true है। DNA को कट करता है आइडेंटिफाइड पोजीशन से, मतलब एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस से, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट करता है, ठीक है। The enzyme bind DNA at specific site and cut only one of the two strands। C होगा ना, दोनों strands को कट लगाते हैं ये। The enzyme cut the sugar phosphate backbone at specific site on each strand, दोनों strands के sugar phosphate मतलब दो nitrogenous bases के बीच में से कट लगाते हैं वो। So the incorrect option is your C। 17 का क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, 19 पढ़ो। पहले 18 वाला करो चलो। सिलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू, किस लिए यूज किया? देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हेल्प इन एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी रीजनरेटेड। आइडेंटिफाई द जीन फॉर अ डिजायर्ड ट्रेट इन एन एलिन ऑर्गेनिज्म। एलिन ऑर्गेनिज्म मतलब एक फॉरेन ऑर्गेनिज्म। Select a suitable vector for transformation। ये होगा ना गेस? यस मैम यही लग रहा है। इसमें में ही होगा। यही होगा यार, राइट। सारे बच्चे एग्री कर रहे हो ये होगा? यस मैम। यस मैम। चलो अब आप एग्री कर रहे हो तो हम मान लेते हैं कि हाँ यही होगा। 19 वाला पढ़ो फिर फटाफट से। A
19A गिवन विल ऑफ 4। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, एंड आपको पता है पढ़ने में टाइम लगेगा इन क्वेश्चंस को। गिवन विल ऑफ 4 स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए आपको यूज करना है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उन्होंने किया डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट तो ट्रू फॉल्स में से फॉल्स हम लोगों को पिक करना है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड द एनोड टर्मिनल। एनोड टर्मिनल के टुवर्ड क्यों करता है? क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके साइड मूव करेगा। जेल एगरोस जेल, जिसको हम सीवीड से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सॉर्टेड। डीएनए फ्रेगमेंट्स ट्रैवल अलोंग द सरफेस ऑफ जेल whose concentration does not affect मूवमेंट ऑफ डीएनए। क्या जेल की जो कंसंट्रेशन है वो अफेक्ट करती है कि हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव करेंगे या नहीं करेंगे? मैम नहीं करती। नहीं करती ना। स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, जितना ज्यादा डीएनए फ्रेगमेंट्स का साइज छोटा होगा, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रैवल थ्रू। मतलब जितना उनका साइज छोटा उतनी रॉन्ग है मैम। दूर तक जाएंगी। रॉन्ग क्यों होगा सर? मैम ये तो सही है। मैम करेक्ट है। राइट होगा, मैम। है ना। प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग यूवी रेडिएशन। डायरेक्टली यूवी Yes, रेडिएशंस को डाल के हम देख सकते हैं। देख सकते हैं। मैम Yes. पहले Yes, स्क्रीनिंग ma'am. करानी मीडियम ब्रोमाइड भी तो डालेंगे ना। प्योर डीएनए को हम विजुअलाइज नहीं कर सकते डायरेक्टली यूवी रेडिएशन जब तक हमने उसमें इथेरियम ब्रोमाइड नहीं डाला। तो करेक्ट कौन सा है? मेरा फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है बस यहाँ पे। तो मैम यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आई गेस फिर हमारा इनके अकॉर्डिंग फर्स्ट, बिकॉज फोर्थ तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी करेक्ट। फर्स्ट और फर्स्ट और थर्ड वाला तो ऑप्शन हमारा बी हम लगाएंगे यहाँ पे। अगर नीट में आता है क्वेश्चन इस टाइप से, ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम कंफ्यूज हैं जिसमें दो ऑप्शंस में हम 100% श्योर है, फर्स्ट में और थर्ड में। अब देखो फर्स्ट और थर्ड किस किस में दिया हुआ है। फर्स्ट और थर्ड आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए और बी में। अब ए में ऑप्शन के साथ दिया हुआ है फोर्थ। अब फोर्थ तो हमें डायरेक्टली पता है, फोर्थ तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम सेकंड में कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या हो सकता है कि जो जेल है, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था जो जेल होती है ना वो पहले लिक्विड होती है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? सॉलिडिफाई होने लग जाती है। सॉलिड। तो हो सकता है जैसे वो सॉलिड होने लगेगी तो हमारी जो फ्रेगमेंट्स है वो मूव नहीं कर पाएंगी इजिली। तो इन्होंने इस चीज को वहां पे ऐड ऑन करके उसके ऊपर ये स्टेटमेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी इस स्टेटमेंट को नहीं लिखती। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब आप स्टेटमेंट में ऐसी कंफ्यूज होते हैं तो जो आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट लगता है आपको वो पिक करना है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ए होगा या बी होगा? एमबी बी होगा। ऑप्शन बी। राइट। चलो आगे चलते हैं। इनकरेक्ट पूछा है। एक सेकेंड मैम करेक्ट पूछा है। यस मैम। बेटा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट या तो फर्स्ट तो हमारा सही है। फर्स्ट हमारा सही है और तो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा। सेकंड थर्ड, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन थर्ड तो सही है। थर्ड तो हम सही तो है। ऑप्शन ही इन्होंने ऐसे ही दिया। थर्ड तो एग्जैक्टली सही है हमारा। तो इनकरेक्ट, अगर इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हमारे अकॉर्डिंग सेकंड एंड फोर्थ होना चाहिए। तीन स्टेटमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे कोई भी तीन स्टेटमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे गलत। दो स्टेटमेंट्स गलत है, तीन तो नहीं बता सकते ना, क्योंकि ए को पढ़ो फिर से। डीएनए नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, सो हम इस अगर उस जेल पे लेके जाते हैं टुवर्ड द एनोड टर्मिनल, सो इट इज लोडेड। देखो बच्चों क्वेश्चन स्टेटमेंट फिर से पढ़ना है इसको। लोडेड ऑन जेल लोडेड लिखा है। टुवर्ड द, कैथोड की साइड लोड कराता है, एनोड की साइड नहीं, एनोड की साइड मूव करता है। हम तो ऑप्शन डी होगा। है ना। तो हमारा इसका मतलब फर्स्ट गलत है। फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया, फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो ऑप्शन डी होगा। मैम मतलब स्टेटमेंट पढ़ के अच्छे से समझना भी होता है ना। हाँ देखो ना, हमने उसको पढ़ लिया कि वो मूव कर रहा है टुवर्ड द, लेकिन उन्होंने बोला लोडेड ऑन जेल। जेल पे हम के ऊपर लोड कराता है टुवर्ड एनोड टर्मिनल, बट लेकिन लोडेड तो किधर साइड होता है? कैथोड। हम कैथोड के साइड मूव करता है वो उसकी साइड। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में इसीलिए बच्चों के मार्क्स बहुत कटते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। और इस कंफ्यूजन ना हो उसके लिए कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो और एनसीईआरटी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके रीड करो। अब तो किसी को डाउट नहीं है क्वेश्चन नंबर 19 में? नो मैम। नो मैम। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 20।
Which of the following is commonly used as a vector for introducing a DNA fragment in human lymphocyte? रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस. डायरेक्टली बताया था कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल के अंदर किसी भी हम कुछ भी डीएनए फ्रेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो रेट्रोवायरस का यूज करेंगे. टाई प्लाज्मिड का किस में यूज करेंगे? प्लांट्स में. और लैम्डा फेज और पीबीआर 322 मतलब प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज का यूज बैक्टीरिया में करेंगे. बैक्टीरिया में. हाँ. नेक्स्ट पढ़ो 21. The सी DNA इथिडियम ब्रोमाइड. एथिलियम ब्रोमाइड. हाँ, इथिडियम ब्रोमाइड. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली नेगेटिवली चार्ज. चार्ज. नेगेटिवली चार्ज. इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब जिन्होंने पेपर दिया होगा उनके तो डायरेक्टली 4 मार्क्स आए ही आए होंगे इन क्वेश्चंस में से भी. A gene whose expression helps to identify transformed cell is known as. ऐसा जीन जो हेल्प करता है हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल को आइडेंटिफाई करने में कि हमारा Selectable सेलेक्टेबल मार्कर. सेलेक्टेबल मार्कर. अब बच्चे यहाँ पे सोच सकते हैं कि जीन पूछा है तो स्ट्रक्चरल जीन लगा दे. आया होगा ना एक बार में डाउट कि मैम जीन है तो नो मैम, स्ट्रक्चरल, हमने तो वो ऑप्शन देखा ही नहीं. है ना. तो ट्रांसफॉर्म से याद रखना है. ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, कहीं भी उसको आइडेंटिफाई करना है डायरेक्टली सिलेक्टेबल मार्कर. सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन ही तो है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एम्फिसिलिन वाला और टेट्रासाइक्लिन वाला. नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन जेल एगरोस जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? बताओ फटाफट से. मैम ए. Smaller the DNA fragment, farther it move. B वाला, positively charged fragments move to farther end. ऐसा तो कुछ नहीं है कि नेगेटिवली positively चार्ज. वाले सारे भी तो Positively तो मूव क्या कर रहा है? होगा. डीएनए कर रहा है. डीएनए तो नेगेटिवली चार्ज है. नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट्स डू नॉट मूव. ऐसे तो नहीं हो सकता. लार्जर द फ्रेगमेंट साइज, फार्दर इट मूव. नहीं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सिर्फ ए. चलो 25 वाला देखो. अरे एक सेकेंड. 25, 26, 27, 28. मैम 25 का डी है. Foreign DNA and plasmid cut by the same restriction and endonuclease can be joined to Ligase है. form a ligase. Exactly. DNA Tag polymerase का कहाँ पे यूज करता है? मैम पीसीआर में. PCR में. इसको कहाँ से आइसोलेट किया था? थर्मस एक्वेटिकस. थर्मस एक्वेटिकस से. 26 पढ़ो. Which of the following restriction enzyme produce blunt end? अब ये क्वेश्चन आएगा. ब्लंट एंड कौन बनाएगा? दो टाइप के एंड बनते हैं. इको R5. Eco R5. Very good. E5. Which of the following is not a feature of the plasmid? 27. सिंगल स्ट्रैंडेड. सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता. कैसा होता है ये? डबल स्टैंडर्ड. डबल डबल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सर्कुलर सर्कुलर. डीएनए, है ना. तो ये हमारा हो गया यहाँ पे B. 28. Which of the following is a हिंद restriction सेकंड. endonuclease? हिंड सेकंड. मैम सी. Hind Haemophilus influenza से इसको आइसोलेट किया जाता है. 29. अच्छा 29 का नेक्स्ट सेकंड रुको. जिससे मैं आंसर पूछूंगी वो बताएगा. ठीक है. तो मेरे को इसका आंसर देंगी नेहा. नेहा अनम्यूट करो. नेहा क्वेश्चन. अच्छा नहीं भी आता ना क्वेश्चन, बस क्वेश्चन रीड कर दो एक बार कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बता दो. अगर आंसर नहीं भी पता है बताओ नेहा. बोलो बेटा. बैकग्राउंड नॉइज होगा थोड़ा चलेगा. आप बोलो. The introduction of tDNA into plants involve exposing the plants. हाँ. टू कोल्ड फॉर ए ब्रीफ पीरियड. हमने टीडीएनए. टी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? Transfer DNA. टीडीएनए इनटू प्लांट इन्वॉल्व्स. तो किसका यूज किया था? मतलब मेरे को क्या करना है? एक bacterial प्लांट के अंदर. renaissance. एक सेकेंड स्तुति रुको ना. प्लांट के अंदर मेरे को एक जीन इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं क्या यूज करूंगी वहां पे? मैं Right फर्स्ट वाला होगा इसका. लाइन A. फर्स्ट
एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, मतलब अब देखो मेरे को एक प्लांट के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस कराना है, एक टीडीएनए इंट्रोड्यूस कराना है, तो मैं अगर उस प्लांट को कोल्ड दूं बहुत सारा, कोल्ड मतलब टेम्परेचर डाउन कर दूं वहां पे, तो क्या वो जीन चला जाएगा उसकी बॉडी के अंदर? नो मैम। हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक मेथड में हम होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाते हैं, लेकिन वो मेथड सिर्फ किस में पढ़ा था हमने? सिर्फ बैक्टीरिया के केस में। बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया में पहले उसको आइस पे रखा, फिर उसको 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा, हीट शॉक मेथड दिया, किसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। यहाँ पे मेरे को क्या करना है प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर मैंने आपको ऑप्शन से होगा। सी होगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस बताया था ना, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस क्या कर रहा था? जो आपके डाइकोट प्लांट्स थे, ध्यान से सुनना नेहा, डाइकोट प्लांट्स के अंदर आपका ट्यूमर कोज कर रहा था, नेचुरली हो रहा था ये प्रोसेस। फिर साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि यार ये ट्यूमर तो कोज कर ही रहा है, मतलब अपना कोई जीन उठा के प्लांट्स को दे रहा है, हम अगर ऐसा करें इसके अंदर से ट्यूमर कोजिंग जीन को निकाल ले और इसके अंदर कोई अच्छा सा जीन डाल दे, तो हमारा जो अच्छे वाला जीन है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। होगा या नहीं? तो इसलिए हमने यूज किसको किया था? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस, टीडीएनए को इंट्रोड्यूस कराया प्लांट के अंदर, किसकी हेल्प से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिस की हेल्प से, क्योंकि अपना ट्यूमर वाला जीन जा रहा था, ट्यूमर वाले को हटा के मैंने अपना डीडीएनए वहां पे डाल दिया। है नहीं समझ में? क्वेश्चन सी आ गया। ऑप्शन सी होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जिससे मैं पूछूंगी, which factor can be clone only a small fragment of DNA? अब मेरे को इसका आंसर करेंगी निकिता तिवारी। निकिता नहीं क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन रीड कर दो बस। बताओ निकिता, अनम्यूट किया था ना आपने अभी 1 मिनट के लिए, फिर से अनम्यूट करो, बताओ क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन। This vector can clone only a small fragment of DNA. हाँ, तो इनमें से कौन सा वेक्टर है जो आपका क्या करेगा? सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए लेके जाएगा। अब आपको याद होगा मैंने बहुत सारे टाइप के आपको वेक्टर्स दिखाए थे और उनके आगे उनका इंसर्ट साइज लिखा हुआ था इन केबी। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था मैम केबी क्या है यहाँ पे, तो वहां पे पूछा था। लिखा हुआ था, YAC भी लिखा हुआ था, प्लाज्मिड भी, कॉस्मिड भी। तो उनमें सबसे कम साइज वाला डीएनए कौन लेके जा रहा था? जिसने नोट्स बनाए होंगे उसके पास होगा ये लिखा हुआ, सबसे छोटा फ्रेगमेंट का। बताओ अर्शिता आंसर। प्लाज्मिड, एग्जैक्टली, प्लाज्मिड होता है जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट है। और सबसे बड़ा फ्रेगमेंट अगर मेरे को लेके जाना है तो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट कौन लेके जाएगा? yeast artificial chromosome. या वेरी गुड, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम लेके जाएगा। चलो नेक्स्ट पढ़ो। कॉमनली यूज्ड वेक्टर फॉर ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में क्या करना पड़ता है? हमें बड़े बड़े साइज के जीन इंट्रोड्यूस कराने पड़ते हैं। DAC and YAC. या एग्जैक्टली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जिससे पूछूंगी वो आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 32। इंशा अनम्यूट करो बेटा। इंशा, इंजा बेटा, अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस करूं तो फिर पूरा मत मानना, समझ लेना आपकी मैम की प्रोनाउंसिएशन खराब है। इंशा बोलो बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 नहीं आता, नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट रीड करो क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करोगे एटलीस्ट एक कंसेप्ट समझ में आएगा, एक क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही आएगा आपको। बताओ जल्दी से, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को अभी। निशा आप करो, क्वेश्चन नंबर 32 रीड करो। तब तक बाकी बच्चे क्वेश्चन पढ़ो और अपने अपने आंसर अपने पास लिख के रखो। निमिषा, जो आंसर नहीं करेगा ना, जो यस मैम कुछ भी नहीं लिखेगा, मैं उसको क्लास से रिमूव कर सकती हूँ। बताओ निमिषा और इंशा, रिमूव कर दें आपको क्लास से? अच्छा चैट सेक्शन में लिख दो यस नो, कुछ तो लिखो। इंशा, निमिषा, अच्छा बेटा रीड कर रहे हो, बोल के रीड करो ना, अनम्यूट करके रीड करो, अनम्यूट करके रीड करो। कोई डांट थोड़ी ना पड़ेगी क्वेश्चन नहीं आएगा तो। हमें इतने दिन हो गए क्लास लेते हुए, अराउंड 2 मंथ्स हो। मैंने आज तक एक भी बच्चे को डांटा है? निमिषा
जल्दी से। इंशा का आंसर आ गया, इट मीन्स वो क्लास में है, बट निमिषा आप क्लास में नहीं हो। सालिहा आप रीड करो। सालिहा जल्दी से, जिसका आंसर नहीं आएगा मैं रिमूव कर दूं। मैंने निमिषा को देखो क्लास से रिमूव कर दिया है। अब जो नहीं बोलेगा, मनोज आप रीड करो। The colony of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colony of non-recombinant bacteria because of a insertional inactivation of alpha galactoside in recombinant bacteria. B. Inactivation of beta galactoside enzyme in recombinant bacteria. C. Non-recombinant bacteria containing beta galactoside, insertional activation of alpha galactoside in non-recombinant bacteria. ठीक है मनोज, मेरे को एक चीज बताओ आप, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है? मैम किसी के होस्ट में मैम जब किसी प्लाज्मिड जीन के में बारे में कुछ इंसर्ट करा देते हैं, है ना? यस मैम, तो वो फिर क्या हो जाता है? इंसर्शनल इनएक्टिव हो जाता है। अब आंसर बताओ उसका मनोज, और कोई नहीं बोलेगा। मनोज आंसर बताएंगे इसका। देखो क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, मतलब अगर हमारा रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो हमें व्हाइट कलर दिखाते हैं इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज, और उसके अपोजिट में जो मेरे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट होता है वो मेरे को ब्लू कॉलोनीज दिखाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तब तो व्हाइट दिख रहा है, जब कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है तब ब्लू दिख रहा है? रीजन इसके पीछे, ये कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, समझाया था आपको। लेक जेड जीन क्या बनाता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है। और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज क्या करता है मनोज? व्हाट बीटा ग्लैक्टोसाइडेज डू? इट कन्वर्ट लैक्टोज इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। और मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था ग्लूकोज का कलर होता है ब्लू। अगर ग्लूकोज बना तो ब्लू कलर दिखेगा, ग्लूकोज बना तो ब्लू कलर दिखेगा। अब ध्यान से देखो, व्हाइट कलर मेरा आ रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है, मतलब लैक्टोज कन्वर्ट नहीं हो रहा ग्लूकोज गैलेक्टोज में। अब लैक्टोज कन्वर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, वहां पे नहीं होगा ना बीटा ग्लैक्टोसाइडेज वहां पे। अब अगर मेरे वहां पे कोई भी बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नहीं है तो इसका मतलब मेरा लेक जेड जीन क्या हो चुका होगा? इनएक्टिव हो चुका होगा। तो इससे मेरे को क्या पता चलता है? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया के अंदर उसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो चुका है, या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनएक्टिव हो चुका है इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है उसके पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। सी होगा ना? सी होगा। कैसे होगा सी? देखो ना क्वेश्चन डी में क्या है? इनएक्टिवेशन ऑफ गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। क्या गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन हुआ है? देखो ना, रिकॉम्बिनेंट में गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का इनएक्टिवेशन नहीं होता, उस जीन का इनएक्टिवेशन होता है जो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है। जो जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है उस जीन का इनएक्टिवेशन है। अगर वो जीन इनएक्टिव हो गया तो मेरा एंजाइम नहीं बनेगा। सी ऑप्शन में देखो, कहने को ऑप्शन ए भी सही है लेकिन उन्होंने वहां पे अल्फा गैलेक्टोसाइडेज लिख दिया। अल्फा नहीं होता, वो बीटा होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। तो सी में क्या है? जो मेरी नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मतलब वहां पे मेरा लेक जेड जीन जो है वो एकदम प्रॉपर है, नॉन रिकॉम्बिनेंट में उसके अंदर वो क्या बनाएगा? मेरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा तो वो मेरे लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज का कलर ब्लू, कन्वर्जन हुआ, ब्लू कलर मेरे को मिलेगा। तो सिंपल सी एक सॉर्टेड सी लाइन लिख लो मनोज यहाँ पे, अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ तो कलर कैसा दिखेगा? व्हाइट। रिकॉम्बिनेशन हुआ तो कलर आएगा व्हाइट। नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ तो कलर आएगा ब्लू।
और ब्लू व्हाइट कलर आने के आगे लिख लो कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से आया है व्हाइट कलर. व्हाइट कलर अराइजेस ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. क्लियर बच्चों? यस मैम. चलो इंशा, समझ में आया क्वेश्चन? आप पढ़ रहे थे, एक बार यस मैम बोल के बताओ फटाफट से. चलो 33 वाला पढ़ो बच्चों. 33 वाला ही पढ़ो पहले. DNA fragment generated by the restriction endonuclease in chemical reaction can be separated by जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस. पीयूष ने हैंड रेज किया. पीयूष, कोई डाउट है आपको? नो, बस वही बस. ओके, क्वेश्चन 34 वाला देखो अभी. 34. The given diagram is the diagrammatic representation of E. coli vector PBR322. Which one of the given option correctly identifies correct certain components? Certain components कौन बताता है? करेक्टली आइडेंटिफाई करना है. ORI ओरिजिनल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ROP रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. करेक्ट वाला बताना ना. हिंट थर्ड, ये सिलेक्टेबल मार्कर थोड़े ना, या डी होगा करेक्ट आंसर. ORI का कौन बताएगा? व्हाट इज ORI बच्चों? ORI ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन. ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन. एंड ड्रॉप क्या काम करता है? एप्लीकेशन के लिए प्रोटीन बनाने का काम करता है. रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं है ये कुछ भी, ये सिर्फ एक प्रोटीन बनाने का काम करता है, विच इज हेल्पफुल फॉर एप्लीकेशन. हिंट थर्ड एंड इको R1 क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. सो द करेक्ट इज ओनली डी. बच्चों आप लोगों के यहाँ पे भी बारिश आ रखी है क्या? मैम 24 आवर हो रही है. ज्यादा. क्या बोल रहे हो? बहुत तेज नेट भी नहीं चल रहा. 24 आवर हो रही है. हमारे यहाँ पे भी, मतलब कल आई गेस परसों से नॉन स्टॉप चल रही है. एंड मेरे को सिर्फ एक डर रहता है, मेरा वाईफाई ना बंद हो जाए, बिकॉज जैसे ही वाईफाई बंद हो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी. यस मैम, यहाँ नेट भी नहीं चल रहा. वाईफाई की सबसे बड़ी network प्रॉब्लम ये problem होती है ना, अचानक से बंद हो गया. अभी सपोज करो कि मेरे को क्लास लेनी है 7 बजे एंड 7 बजे से पासवर्ड पहले बंद हो गया. आप लोगों के पास एक बार इंफॉर्मेशन जब चली जाती है ना क्लास के लिंक आप लोगों के पास चले जाते हैं, उसके बाद हम क्लास कैंसिल भी नहीं कर सकते कि हम आपके काउंसलर्स को या मैनेजर को बोल के आप लोगों की क्लासेस, वो भी नहीं पॉसिबल हो पाता. तो सबसे बड़ी टेंशन रहती है टीचर्स लोगों को ये कि कहीं वाईफाई ना टीचर का बंद हो जाए. या फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है, बारिश में लाइट नहीं आती. अब लाइट नहीं आएगी तो लैपटॉप कहाँ से चार्ज करेंगे, वाईफाई कहाँ से चलेगा. चलो 35 36 पढ़ो. Single strand of nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called. DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी पढ़ते हैं इसको. छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड्स के प्रोब. एग्जैक्टली. क्वेश्चन नंबर 36. गोल्ड एंड टंगस्टन. Gold and Transformation microparticles coated with DNA to be bombarded with gene gun. Gold and tungsten. D है ना? D. Yeah, right. तो बच्चों देखो, अब तक एक भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई. इट मीन्स हम लोगों ने पूरी एनसीईआरटी भी फॉलो की अच्छे से और सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए टॉपिक्स भी कवर अप कर लिए हैं. एक भी क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं लगा ना आप लोगों को कि हमने कुछ पढ़ा? अरे अभी देखो, अभी दिख रही है. प्रणीत आप बेटा बहुत लेट हो गए. आप लेट नहीं, बहुत लेट. हम 37 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. बट डोंट वरी, रिकॉर्डेड है सेशन, आप फिर से देख सकते हो. बायोलिस्टिक जीन गन इज सुटेबल फॉर. जीन गन option B. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल. एग्जैक्टली राइट. 37 का डी. आयुष, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जीन गन का क्या काम है? वहां पे कुछ नहीं होगा बेटा. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में तो नहीं पढ़ रहे हैं.
हाँ, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जीन गन का कोई काम नहीं। जीन गन में एक सेल के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस कराना, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। 38 वाला पढ़ो। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। कौन सा एंटीबायोटिक्स यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है? सेलेक्टेबल मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। उनको यूज करते हैं एक सेलेक्टेबल मार्कर के जैसे। एग्री कर रहे हैं ना सारे बच्चे? yes मैम, 38 Yes, by ma'am. Yes, ma'am. 39 and 40. Which one of the following palindromic sequence in a DNA? Palindromic sequence बतानी है। A, GAADDC, GAADDC, yeah, right. C नहीं, बाकी नहीं, D भी नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है। सिंपल सा है। किसकी सीक्वेंस है ये? GAADDC, eco R1, GAADDC, इको R1। याद रखना, इसको भूलना नहीं है। मैम हमारी कोचिंग क्लास थी इस टाइमिंग पर। ओके, तो आप कोचिंग क्लासेस को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू बायो की क्लास को, है ना? चलो 40 वाला क्वेश्चन पढ़ो। 40 का डी, गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ proportion of DNA strand giving the base sequence on the opposite strand which is so special shown in it। क्या स्पेशल है इसमें? GAADDC एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है किसकी? एक बेस पेयर। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है एक बेस पेयर का, तो 40 का डी होगा। वेरी गुड मनोज, वेरी गुड आकृति। नो फेवरेट बेटा, अब आपने दिखा दिया मैं कितनी फेवरेट हूँ आपकी। आपने बायो की क्लास मिस किया ना। चलो 41, 42 एंड क्या बोल रहे हो? मैम CO stand for coli, There is a restriction endonuclease called eco R1। CO का मतलब क्या होता है? कोलाई, है ना? या राइट। D. E4 क्या होता है? एस्टीरिया। 42 cell electrophoresis, Electrophoresis. मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ती हूँ तब तक आप आंसर भी दे देते हो। 43, 44 अरे यार 43 which one of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about the middle by some particular restriction? right। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पिक कर लो पहले, तो कौन सी है? मैम C, सी, या वेरी गुड। C है मैम, 44 Option C. C। Which one of the following is used as vector for cloning gene into higher organism? Higher organism. Ma'am, retrovirus होगा. yes मैम, Exactly. electrophoresis, पढ़ो आगे। डीएनए और डीएनए सेगमेंट टैग्ड विद, ये तो सेम क्वेश्चन है वही अभी जो पढ़ा था। Ma'am, प्रोब वही है probe. 36 वाला देखो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर एंजाइम व्हिच मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। यही सही लग रहा है? रिकॉग्नाइज Yes, ma'am, A is मैम ए ही है। ए होगा ना, रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड से तो एक्सोन्यूक्लियस बताते हैं। ओके, तो 46 का बच्चों ए। बेटा प्रोब का मतलब होता है छोटी छोटी डीएनए की सीक्वेंस को जब हम लेके उनको रेडियो लेबल्ड बना लेते हैं। मतलब मेरा एक ऐसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सपोज हम कर रहे हैं, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में दो इंडिविजुअल है, उन दोनों इंडिविजुअल में से मेरे को पिक करना है कि इन दोनों के फादर, मतलब इन दोनों के फादर कौन है। तो फादर के डीएनए के मैं प्रोब्स बना लूंगी, फादर के डीएनए के प्रोब लेके आऊंगी और उनके डीएनए के साथ मैच कराने की कोशिश करूंगी कि किसके डीएनए किसके साथ मैच कर गए हैं कंप्लीटली, और उनको डीएनए को मैं रेडियो लेबल्ड कर दूंगी कि जहां पे भी मैच कर जाएगा वो वहीं पे मेरे को अलग से दिख जाए। उनको बोलते हैं प्रोब। डीएनए की छोटी सी सीक्वेंस जिसको हम रेडियो लेबल्ड कर देते हैं, ताकि जहां पे भी जाके वो बाइंड करे मेरे को पता चल जाए कि कहाँ पे वो बाइंड कर रहा है एग्जैक्टली। आया समझ में? आपने अभी मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा ना,
मॉलिक्यूलर बेसिस वाले में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला एक बार लेक्चर पढ़ के देखना, आ जाएगा समझ में अच्छे से। तो हमारा हो गया 46, 53 वाला कर रहे हो, चलो 53, 54 पढ़ लो अभी पहले। 2 microbes find to be very useful in genetic engineering are प्लाज्मिड, मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, वेरी गुड। 54, बी। डी कैसे हो सकता है? मैम सी होगा क्या? आर यूज फॉर डीएनए इन वाइटो, डीएनए सिंथेसिस के लिए थोड़ी ना यूज करता है। मैम बी। नहीं, मैम डी हो सकता है क्या? अरे कोई ये बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी भी बोल दो। अंजलि ने बोला देखो मैम डी। मैम डी इसके होगा। ना डी होगा। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो बड़ा बैक्टीरिया क्वेश्चन में। डी है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है ना, कैसे? क्योंकि उनकी बॉडी का खुद का डिफेंस मैकेनिज्म है, अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज से। यस, तो आप लोगों ने तो देखा कि मैम ये तो डी लग रहा है, यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर लाइगेटिंग। लाइगेटिंग का मतलब होता है जोड़ना, हुआ तो डीएनए लाइगेज यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पढ़े ना। और यूज इन वाइट्रो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज पढ़े ना, डीएनए को कट करने के लिए यूज करता है, इसलिए सी भी नहीं होगा। आर प्रेजेंट इन मैमेलियन सेल्स में थोड़ी ना होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसलिए डी होगा, बैक्टीरिया सिंथेसाइज करता है। चलो 47 पढ़ो, 47, 48, 55, 56, 4 क्वेश्चन पढ़ो। 47, 48, 55, 56। मैम हाँ जी, मैम 47 का ऑप्शन नंबर डी आंसर है। एक सेकेंड मैं भी पढ़ लूं क्वेश्चन। जेनेटिक इंजीनियरिंग अ डीएनए सेगमेंट मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर टू द होस्ट सेल एक वेक्टर के थ्रू, राइट? कंसीडर द फॉलोइंग फॉर स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड and select the correct options about which one or more of these can be used as vector। हम किसको वेक्टर की तरह यूज करते हैं? प्लाज्मिड को कर सकते हैं और एक बैक्टीरियोफेज को कर सकते हैं, बस प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, सेकंड और फोर्थ। एग्री बच्चों? यस मैम। मैम 48 पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल समझाया था मैंने डायरेक्ट मेथड में, वेक्टरलेस मेथड जब पढ़ा रही थी, जीन गन पढ़ाया था, लिपिड लिपोसोम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर बताया था, ये मेथड वहां पे पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल बताया था, केमिकल होता है ना? डी जीन ट्रांसफर। डी होगा, जीन ट्रांसफर जब हम कराना चाहते हैं विदाउट एनी वेक्टर, वेक्टरलेस मेथड, डायरेक्ट मेथड भी इसको बोल सकता है। 49 इसके का बाद बी। कौन सी क्लास है आपकी मेरी क्लास के बाद? मैम कोई क्लास नहीं। कोई क्लास नहीं है, तो एक काम करना ना बच्चों, इसके बाद ना मैं उनको फोटोन 1 वाले बच्चे हैं उनको मैं पढ़ाने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का एक लेक्चर उनका कल ले लिया था मैंने, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो बायोटेक वाली क्लास। तो हमारा तो मैम बायोटेक तो हमारा हो चुका है ना। नहीं, नेक्स्ट वाला चैप्टर एप्लीकेशन वाला। हाँ ओके मैम। तो यहीं पे रहना क्लास में, यहीं मैं आपको लिंक दे दूंगी, बस यहाँ से क्लास निकल के दूसरी क्लास में आ जाना। मैम 48 का बताना एक बारी, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 48 का है डी, जीन जो ये केमिकल होता है ना पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, इस केमिकल के थ्रू क्या कराता है, हम डायरेक्टली अपने जीन को ट्रांसफर करा सकते हैं बिना किसी वेक्टर की हेल्प से। डायरेक्ट मेथड में मैंने आप लोगों को बताया था ये। हो गया 48? कहाँ से मिलेगा? मैं यहीं पे दे दूंगी ना लिंक, यहीं पे, बस यहीं से ज्वाइन, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना, वो वाली क्लास ज्वाइन कर लेना। 55 वाला पढ़ो, 55, 56। बस एक काम करना, 10 मिनट का ब्रेक ले लेना, 10 मिनट के लिए अगर आपको डिनर विनर करना होगा, ब्रेक लेना होगा, ब्रेक ले लेना बीच में। मैम 55 का बी होगा। 55 का टाई प्लाज्मिड इज ऑफन यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांसजेनिक plants. The plasmid is found in Thai plasmid is often used for making transgenic
प्लांट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लाज्मिड इज फाउंड इन, ये कहाँ पे पाया जाता है टाइप प्लाज्मिड? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, है ना, यस मैम। जो डाइकोट प्लांट्स के अंदर ट्यूमर कोज करता है। मैम ऑप्शन सी होगा इसका ना। हाँ हाँ ऑप्शन सी होगा एग्रोबैक्टीरियम। मैम 56 का मैम बी होगा। हाँ जी, मैम 56 समझ में नहीं आया मेरे को। 56 का बी होगा। यस देखो, मैम 56 बता मोस्ट दीजिए। थ्रोली स्टडीड ऑफ द नॉन बैक्टीरिया प्लांट इंट्रैक्शन इज द, मतलब आज सबसे ज्यादा स्टडी किए जाने वाला बैक्टीरियल प्लांट का इंटरेक्शन, जब आपस में बैक्टीरियल प्लांट है तो बैक्टीरिया कौन सा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस प्लांट्स के साथ इंटरेक्ट करता है, तो ऑप्शन पढ़ो। साइनोबैक्टीरियल सिम्बायोसिस विद सम सर्टेन फंड्स, क्या हमने पढ़ा है इसके बारे में अपने चैप्टर में कहीं? नहीं पढ़ा ना। नहीं मैम। तो मैम गोल फॉर्मेशन ऑन सर्टेन एंजियोस्पर्म बाय एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस क्या कर रहा था, जो मेरी डाइकोट प्लांट्स थे उनके अंदर ट्यूमर कोज कर रहा था। बताया था ट्यूमर कोज में क्या होता है, टिश्यूज बन जाते हैं, बहुत एक ट्यूमर बन जाता है ना, था नहीं? तो वहां पे क्या है, एक प्लांट है और एक एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जो हमने पढ़ा है, मोस्ट थ्रूली स्टडीड, पढ़ा है नहीं है, इसी से तो टाइप प्लाज्मिड निकला। नोडुलेशन ऑफ सेसबैनिया, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आप लोगों को। प्लांट ग्रोथ इनिबिशन, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। तो क्या पढ़ाया, एग्रोबैक्टीरियम एंजियोस्पर्म, मतलब हमारे जितने भी डाइकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर ये गॉल फॉर्मेशन करता है, मतलब ट्यूमर इंड्यूस करता है। मैम जो गोल फॉर्मेशन है वो ट्यूमर ही है, मतलब ट्यूमर की हाँ, फॉर्मेशन। मतलब ऐसे तो ना एक गांठ टाइप से बन जाता है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह उसमें आपके रूट्स के जस्ट थोड़ा सा ऊपर के साइड में, उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका रूट से वाटर ऊपर नहीं जा पाता है और ऊपर से फूड नहीं आ पाता है नीचे। बंच ऑफ टिश्यूज, बंच ऑफ सेल्स भी आप बोल सकते हो उसको। तो हमारा 48 हो गया, 56 हो गया, 49 पढ़ो, 50 पढ़ो, 50, एक सेकेंड थोड़ा ऊपर करते हैं, 49 का बी। एक सेकेंड, यस मैम 49 का बी। 49 वाला, 57, 58, 49, which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into crop plant? बी। फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करता है क्रॉप प्लांट के अंदर, वही एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। 57 का भी वही आंसर है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस। हाँ, इसका भी फाउंड एक्सटेंशन यूज इन प्लांट्स के लिए, जहां भी आ गया टाइप प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम, ये दो वर्ड्स रट लो बिल्कुल। एनिमल आ गया तो रेट्रोवायरस, बैक्टीरिया आ गया तो बैक्टीरियोफेज या फिर लैम्डा फेज या प्लाज्मिड। और मैम 50 वाले का डी ऑप्शन है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज, वेरी गुड। 58 वाले का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर यूज्ड टू जॉइन बाइट्स ऑफ डीएनए? लाइगेज। ऐसे नहीं लग रहा कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं बायोटेक में से, बच्चों को तो फियर होता है बायोटेक का कि पता नहीं बायोटेक कैसे होगा, बायोटेक तो बड़ा डिफिकल्ट यस होता है। मैम बायोटेक को डिफिकल्ट समझ, बट इसके क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन इजी मोस्टली है। सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। हाँ देखो ना कितने क्वेश्चन कर लिए, एक भी क्वेश्चन में हम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा ना आपको जो बिल्कुल भी नहीं पता था कि क्या है। क्वेश्चन किया है, एक मिनट में एक क्वेश्चन हमने किया है, अभी 57 हो रहा है। देखो वही, चलो, लेकिन हमें हमारा टारगेट बेटा ये होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चंस करें 30 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन। हम बात भी तो कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन थोड़े ना कर रहे हाँ हैं। वही, अभी तो सिर्फ बात भी कर रहे हैं ना, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि एक स्टेप में। चैप्टर 6 कौन सा है बेटा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यस मैम थोड़ा सा Yes, वो ma'am, टफ वही है। लगता है। वो तो बहुत इजी है बेटा, उसमें भी कुछ नहीं है चैप्टर, उसको एक बार पढ़ोगे ना, वह पढ़ना, फिर उसके भी क्वेश्चन आप खुद बोलोगे मैम इतनी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से भी। थोड़े से लगते हैं वो। नहीं लगेंगे, आई प्रॉमिस, एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। 51 वाला आप लोगों को तो शायद मैंने पढ़ा दिया ना वो चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस, या नहीं पढ़ाया? पढ़ा दिया। पढ़ा दिया, तो फिर क्या बोल रहे हो डिफिकल्ट लग रहे हैं? लिटिल बिट। उसके क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस किया आई गेस हमने। मैम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है। हाँ तो एक काम करते हैं, कल संडे में क्लास रखते हैं एक,
और संडे में एक बार पूरा चैप्टर को मैं आप लोगों को रिवाइज कराऊंगी स्टार्टिंग में 15-20 मिनट में, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसके। ओके मैम। मैम हाँ जी। मैम क्लास इवनिंग में रखोगे? क्लास इवनिंग में। संडे है। संडे तो क्या संडे में मस्ती करते हो? तो नो मैम मैम, टेंशन तो नहीं मैम रहती संडे ना में पढ़ाई करेंगे। हाँ तो पढ़ाई करनी है संडे में भी। टाइमिंग बेटा कल ही बताऊंगी, टाइमिंग कल ही बताऊंगी आप लोगों को मैं। 2 टेस्ट है, 2 कौन से टेस्ट है बेटा? एंड कल जो संडे में टेस्ट होगा ना वो कौन से चैप्टर में से होगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा ना? नहीं, एनिमल किंगडम से होगा, एनिमल किंगडम से। रिवाइज कर लेना उसको बच्चों। बायोटेक के बाद आप इवोल्यूशन करवाओगे ना? अभी बायोटेक के दोनों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, इसके बाद हाँ इवोल्यूशन कराओ। उसके पहले आप प्लांट किंगडम के वो सॉरी एनिमल किंगडम की चार्ट बनवाने वाले हो ना? हाँ उससे पहले एनिमल, उसके बाद बनवाऊंगी इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन पढ़ाते टाइम बनवाऊंगी, क्योंकि इवोल्यूशन में एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन 59 नहीं आ रहा है समझ में। 59 में क्या है? A mutant strain of T4 bacteriophage R2 failed to lyse the E. coli. But when the two strain R2X and R2Y are mixed, then they lyse the E. coli, which may be the possible reason. अब the question देखो, ये क्वेश्चन आपके पहले आते थे 2001 में आया वो क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो ना इस क्वेश्चन को गेस कर सकते हो। देखो क्या हुआ, म्यूटेशन हो रखा है किसमें? T4 बैक्टीरियोफेज में। अब जब T4 के अंदर म्यूटेशन हुआ तो जो आपका R2 है, R2 जो इसका स्ट्रेन है वो ई कोलाई को लाइज नहीं कर पाया। लाइज मतलब उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। लेकिन व्हेन द टू स्ट्रेन, जब R2X और R2Y को हमने आपस में मिक्स कर दिया, इन्होंने ई कोलाई को लाइज कर दिया। रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या हो सकता है रीजन? बोथ स्ट्रेन हैव डिफरेंट। अच्छा सिस्ट्रॉन क्या होता है याद है? मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक पढ़ाया था इसमें मॉलिक्यूलर में है ना? मोनोसिस्ट्रॉनिक एक होता है सिस्ट्रॉन है, एक होता है इंट्रॉन। सिस्ट्रॉन होता है एक्टिव पार्ट्स, सिस्ट्रॉन होता है हमारे एक्टिव पार्ट। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों के दोनों स्ट्रेन्स के पास अलग अलग सिस्ट्रॉन्स हो और उन दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया और मिक्स करके आपके इकोलाई को लाइज कर दे। I guess the bacteriophage transform in wild या फिर it is not mutated। इसके R2 जो था वो लाइज कर नहीं पाया था, बट 2 स्ट्रेन इसमें पे फिर क्वेश्चन तो वैसे नहीं आएंगे ना? नहीं, अब नहीं आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पहले आते थे। पहले जब पीएमटी के मतलब स्टेट वाइज एग्जाम्स होते हैं ना, स्टेट मेडिकल एग्जाम्स, उसमें आते थे क्वेश्चन। क्योंकि स्टेट वाले में सिर्फ एनसीईआरटी तो नहीं, एनसीईआरटी तो हमारा पूरा एनटी फॉलो करता है सिर्फ। इसका बच्चों आंसर होगा डी। बोथ स्ट्रेन्स हैव डिफरेंट डिफरेंट सिस्ट्रॉन। तो जब उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया ना, तो दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया स्ट्रेन बन गया जिसने ई कोलाई को लाइज कर दिया। इसमें टेंशन मत लेना कि हमने टॉपिक नहीं पढ़ा, क्योंकि नहीं आते अब क्वेश्चन। हाँ एजम्पशन सही हो गया आपका। तो क्वेश्चन 58 कर लिया, 59 हो गया। 51 और 52 वाला देखो जरा। द लिंकेज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? कट द डीएनए रैंडमली या स्पेसिफिकली होगा ना? ऑप्शन सी। ये होगा। तो बच्चों देखो यहाँ तक तो एक बार इनको यहीं पे रहने दो क्वेश्चंस को। अब ना मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसमें से ना सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कैसे आता है। आपके जो अभी यूटी एग्जाम होने वाले उसमें आने वाला है ना चैप्टर? यस मैम, मिड टर्म। देखो जरा क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। स्क्रीन विजिबल है ना?
यस मैम है। केस स्टडी वाले मैम क्वेश्चन। हाँ जी। मैम ये जो सीबीएसई का ना सैंपल पेपर भी आया था बायो का, तो मैम ये मैं हमारी टीचर्स कह रही थी कि जो सैंपल पेपर है मतलब वैसे टफ बनाते हैं, लेकिन जो पेपर होता है ना वो इजी होता है। हाँ, जिसने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया ना, इट मीन्स उन्होंने, लेकिन सैंपल पेपर में ना ऐसे होता है, कभी कभी सैंपल पेपर में से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, यस मैम आते हैं, डेरिवेशंस आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है। एंड अगर सेम क्वेश्चन नहीं आता ना, बस थोड़ा बहुत चेंज करके आ जाता है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, पहले पेपर बनाते हैं आप लोग, उसके बाद सैंपल पेपर्स आपके रेडी कराते हैं, तो उसी फॉर्मेट में बनते हैं एग्जैक्टली। चलो देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये आपका 2018 में आया हुआ है और 2014 में आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स में। राइट द 2 कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्टेड बाय कोहन एंड बोयर। स्टेनले, ये वाला स्टेनले वाला हमारा एग्जाम्पल, स्टेनले, कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। तो उन्होंने 2 कंपोनेंट्स लिए थे, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, उसको किसके साथ बाइंड करा दिया था, सैल्मोनेला टाइफाइमेरियम के प्लाज्मिड के साथ। तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द होस्ट कॉल्ड दैट प्रोड्यूस अ फॉरेन जीन प्रोडक्ट। मतलब एक फॉरेन जीन प्रोडक्ट अगर एक होस्ट बना रहा है, उस होस्ट को हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट कॉल्ड, उसके प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे। फिर 2010 में आया क्वेश्चन है। जो होस्ट जीन बना रहा है, जीन, फॉरेन जीन के प्रोडक्ट, मतलब हमने उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए डाल दिया और फिर वो मल्टीप्लाई कर रहा है, होस्ट ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डाल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन जीन प्रोडक्ट उसके अंदर बन रहे हैं, उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बोलते थे या नहीं बोलते थे। कॉम्पिटेंट होस्ट है ना, और उसके प्रोडक्ट को रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से है, एनसीईआरटी में खोलना, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोटीन या फॉरेन जीन प्रोडक्ट, जीन प्रोटीन या जीन प्रोडक्ट ऐसे है मैम जीन प्रोडक्ट है, जीन प्रोडक्ट है ना, वहां से क्वेश्चन है। देखो, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कॉम्पिटेंट होस्ट। जो होस्ट फॉरेन जीन प्रोडक्ट बनाता है उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट, एंड उसके प्रोडक्ट को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। दोनों टर्म्स है, कल एनसीईआरटी जब आपको रीड करा रही थी वहां पे भी दिखाया था मैंने ये। अब देखो, अगर नीट में सॉरी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आप कंफ्यूज हो जाते, होते या नहीं होते कंफ्यूज इसमें, कि फॉरेन जीन प्रोडक्ट ये क्या बोल रहे हैं, इसके प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे। यस मैम। इसलिए तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है जो आपको बोर्ड एग्जाम से, आपने चैप्टर चाहे पढ़ लिया, आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिख पाओ। और आपको पता है पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना कितना जरूरी होता है। सिर्फ छोटा सा आंसर है, एक वर्ड याद रखना, कॉम्पिटेंट होस्ट और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर ये याद रहता तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखो, हाँ बेटा मैं बुक शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ये किसी भी 2 माइक्रोब्स का नाम बताओ जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, एस्चीरिया कोलाई और सैल्मोनेला, तो सेक्टोमाइसिस सेरेबेसी लिख दो, या फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस लिख दो, आप कुछ भी लिख दो, कोई भी 2 लिखना है बस। मेंशन द यूज ऑफ क्लोनिंग वैक्टर। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्लोनिंग वैक्टर का क्या काम होता है, एक फॉरेन डीएनए को एक होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का हेल्प करता है हमें ये। और क्लोनिंग वैक्टर के पास ही ओआरआई साइट होती है, उसी के पास सिलेक्टेबल मार्कर होता है जो हमें हेल्प करता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को पिक करने में। सिर्फ इतना सा आप आंसर लिखना, ज्यादा थ्योरी नहीं भरनी होती बोर्ड एग्जाम्स में। क्या भरे जा रहे हो, पूरा लिख रहे हो किसकी प्रॉपर्टी, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन। ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, हेल्प इन द सेल्फ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ऐसे ऐसा कुछ नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन है। और देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग, ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट हमेशा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस को यूज करता है। एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट्स गिव रीजन टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। इसके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर, मतलब इस बात को सपोर्ट करने के लिए कोई रीजन दो, क्योंकि आपको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस क्या करता है, आपके जो डाइकोट प्लांट्स थे उनके अंदर ट्यूमर इंड्यूस कर रहा था। कैसे, अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन प्लांट की सेल के साथ इंसर्ट करा के। अब क्वेश्चन पढ़ो, दिस इज बिकॉज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस कैन ट्रांसफर जीन। वो नेचुरली एक जीन को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि क्या कर रहा था, वो टीडीएनए को ट्रांसफर कर रहा था प्लांट सेल के पास, जिसके पास एक ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था या फिर ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था।
इसलिए हमारे टेक्नोलॉजिस्ट ने इसी को मान लिया कि एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर की तरह काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। व्हाई इज द एंजाइम सेल्यूलेज, सेल्यूलेज एंजाइम हमें क्यों जरूरत पड़ती है जब हम प्लांट सेल के अंदर से जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे, जबकि एनिमल सेल में सेल्यूलेज की जरूरत नहीं पड़ती? क्योंकि प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज से बनी होती है ना। सेल्यूलेज क्या करता है, आपका सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करा देगा, जबकि आपकी सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स के अंदर। क्लियर? देखो क्वेश्चन इजी है, लेकिन बस Yes, ma'am. थोड़ा सा ना लैंग्वेज को इन्होंने मॉडिफाई कर रखा है। मैम हाँ जी, मैम इसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी है इस पीडीएफ के अंदर। हाँ इसके अंदर सारे क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले भी हैं और केस स्टडी वाले भी हैं। ये तो वेरी शॉर्ट है जो 1 मार्क्स में आते हैं, फिर इसके बाद 3 मार्क्स वाले हैं और फिर इसके बाद 5 मार्क्स वाले। एमसीक्यूज होते नहीं है हाँ एमसीक्यू भी तो आता है ना आपके उसमें बोर्ड एग्जाम। इसमें ज्यादा एमसीक्यूज नहीं होते, बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एग्जाम एरिया है ना। हाँ इसमें ज्यादा एमसीक्यू, लेकिन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स टाइप के तो हैं इसमें सारे। और अगर आपने एक बार नीट वाले सॉल्व कर लिए ना तो एमसीक्यू तो आप कर ही लोगे, इसलिए एमसीक्यू। मैम मेन जो हाँ बोलो। मैम मेन जो है ना वो हमें 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर वाले क्वेश्चन ज्यादा चाहिए मैम। हाँ तो वो इसमें मिल जाएंगे आपको। देखो ये तो शॉर्ट वाले हैं, आपको मैं लॉन्ग वाले भी दिखा देती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ना जरा। पहला वाला क्वेश्चन 2012 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये। एक्सप्लेन द वर्क कैरिड आउट बाय कोहन एंड बोयर। कोहन एंड बोयर ने जो वर्क किया था उसको एक्सप्लेन करो, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था। हाँ जी बेटा, इस बुक की पीडीएफ मैं अभी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के ग्रुप्स में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 6। मैम आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो। मैम जो अभी ग्रुप पे आया है फीडबैक फॉर्म, तो उसमें हम मैथ्स की क्लास नहीं लेते क्योंकि हम पीसीबी स्टूडेंट है, तो मैथ्स के टीचर हाँ, में क्या लिखेंगे? मैथ्स का आप छोड़ दो। मैम छोड़ नहीं सकते, कंपलसरी है फिल करना। मैंने नेवर कर दिया। आपने नेवर कर दिया? यस मैम। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार मैंने तो ऑलवेज कर दिया। कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता है आप लोग सभी टीचर्स का ऑलवेज ऑलवेज ही करोगे वहाँ पे। मैम जो मैम ये फीडबैक फॉर्म में करना क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। बस फीडबैक फॉर्म है ना, आप लोगों को अपने टीचर्स का फीडबैक देना है कि जो टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स का समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। टीचर्स आप लोगों का प्रॉपर्ली सिलेबस पूरा करा पा रहे हैं या नहीं, या फिर हमारी जो पढ़ाने की स्पीड है वो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। इस टाइप से उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो हम लोग जानना चाहते हैं अपने बच्चों से कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही है या नहीं, वो बस। मैम सबसे पहले मैथ्स का ही आया तो उसको बिना फिल किए आगे प्रोसीड नहीं कर सकते थे, तो इसलिए नेवर कर दिया। कोई बात नहीं चलेगा, वो हम समझ जाएंगे कि मैथ्स में जिसमें नेवर है ना तो वो आपने पीसीबी वाले बच्चे हैं। यस मैम समझ जाएंगे, नहीं तो फिर फालतू में डांट पड़ेगी। नहीं नहीं डांट किसी को नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स सर को पड़ेगी। सर को नहीं, सर को भी कोई डांट नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि हम ही टीचर्स लोगों ने लिया है ना ये चीज आप लोगों से। चलो बच्चों, हाँ आई आकृति डोंट वरी, मैं फ्यूचर डॉक्टर में भी शेयर कर दूंगी। मैम हाँ जी मैम 10 मिनट का रेस्ट लेके क्लास ज्वाइन करेंगे मैम। हाँ, अभी एक काम करो आप लोग ना 15 मिनट का रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद क्लास ज्वाइन कर ले। मैं ना तब तक इसी क्लास को ना यहीं पे यूं, आप लोग यहीं पे आना क्लास में वापस।